उमा एक गरीब घर की औरत थी जो कि रिक्शा चलाकर अपना घर चलाया करती थी। पूरे गांव में उसके परिवार जैसा हंसी खुशी परिवार कोई नहीं था। लेकिन कुछ साल पहले हुए हादसे की वजह से उसके घर की सभी दिशा ही बदल गई। उसने एक एक्सीडेंट में अपने बेटे को खो दिया। बहू पति के गम में जिंदा लाश बन गई। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। एक दिन वो रिक्शा चलाकर घर आती है और उसके पैर से खून निकल रहा होता है। तभी उसका पति लखन, जो कि घर के आगे लकड़ियां काट रहा होता है, उसकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वो देखकर बोलता है, ये क्या हुआ उमा तुम्हारे पैरों में? अरे कितना खून निकल रहा है। अरे बहुत दर्द हो रहा होगा तुम्हें। अरे आप शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस थोड़ी सी चोट लग गई, मुझे रास्ते में जब लगी तब मुझे पता भी नहीं लगा। उमा ये बातें तुम्हारी ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती। अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, अपना अच्छे से ध्यान रखा करो। लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जब हम बाहर काम करेंगे तो थोड़ी बहुत तो चोट लगती रहती है, जाने दीजिए। अगर ऐसी बात है तो रिक्शा मैं चलाऊंगा। वैसे भी पति होने का कोई सुख तो तुम्हें दे नहीं पाया। ऐसा मत बोलिए, आपने मुझे दुनिया की हर एक खुशी दी है। जब हमारी ही किस्मत खराब है तो इसमें आपका क्या दोष है? आपने कोई कमी नहीं रखी है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। काश मेरी कमर पर चोट ना लगी होती तो आज बेटे के जाने के बाद मैं रिक्शा चलाता। लेकिन सेहत खराब होने के कारण मैं कुछ कर नहीं पाता। आप अपना दिल छोटा मत करिए, बल्कि भगवान का शुक्र मनाइए कि मजाक मजाक में आपने मेरी जिद करने पर रिक्शा चलाना सिखा दिया। वरना अपने बेटे के जाने के बाद हमें भीख ही मांगना पड़ता, क्योंकि हमारी बहू तो काबिल होने के बाद भी काबिल नहीं है। वो अभी तक अपने पति के गम से ही बाहर नहीं आ पाई है, तो वो हमारी मदद क्या ही करेगी। अब क्या ही करेगी वो बेचारी। अभी कुछ समय पहले तो उसकी शादी हुई थी। उसके ऊपर इतना कुछ बीत गया। यही सब सोचकर तो मैं उसे कुछ कहती नहीं हूँ कि शायद समय के साथ वो खुद ही ठीक हो जाए। उमा और लखन आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी उसकी बहू पूजा वहां आती है और चुपचाप बैठ जाती है। तभी उमा उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, अंदर गर्मी लग रही है तभी बाहर आई है क्या? बहू, तुम्हारी सास तुमसे कुछ पूछ रही है। अरे जवाब तो दो। उधर क्या देख रही हो बहू? हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं। अरे ऐसे कब तक चलेगा बहू? अरे तुम्हारे दिल में जो भी है हमें बता सकती हो। हम भी तो तुम्हारे माँ बाप के समान हैं। तुम्हारे ससुर जी सही कह रहे हैं। देखो, आज रिक्शा चलाते हुए मुझे कितनी चोट लग गई। तेल गरम करके ले आओ और मालिश कर दो। तुम अब मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो और ना ही मेरी सेवा करती हो। जी माँ जी, अभी लेके आती हूँ। पूजा इतना कहकर वापस घर के अंदर चली जाती है और रसोई में तेल गर्म करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उमा अपने पति से बोलती है, यही अगर मेरी बहू पहले की तरह होती तो मेरी चोट देखकर पूरा घर सर पर उठा लेती और बिना कहे ही तेल गरम करने के लिए चली जाती। उमा, अब ऐसे कैसे चलेगा? हमें अपनी बहू को ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा। हमें इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि गुस्से में इसके दिल का दर्द बाहर निकल जाए और इसका रोना शुरू हो जाए। आप सही कह रहे हैं। हम अपनी बहू की हालत अब डॉक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने भी यही बोला था कि जब तक ये खुलकर नहीं रोएगी तब तक ये ठीक नहीं होगी। हाँ, तो अब हमें ही कोशिश करनी होगी। वरना अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो उस बेचारी की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
फिर चाहे उसके लिए मुझे कितना भी बुरा क्यों ना बनना पड़े। मैं अपने बेटे को तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब अपनी बहू को नहीं खोना चाहती हूँ। लखन और उमा अपनी बहू की हालत सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं। जहाँ पहले उमा घर के काम करने के बाद रिक्शा चलाने के लिए जाती थी, वहीं अब वो घर का सारा काम छोड़ देती है और अपनी बहू से बोलती है, मैं रोज रिक्शा चलाने के लिए जाती हूँ, साथ ही घर का भी काम करती हूँ। इस उम्र में मुझसे सब कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आज से घर के सारे काम तू करेगी, जैसे पहले किया करती थी। आज जब तक मैं वापस आऊं तब तक खाना भी बन जाना चाहिए। जी माँ जी, मैं सब कर लूंगी। और कुछ नहीं बोलना है तुझे। मैं तुझे इतना काम क्यों दे रही हूँ, एक बार भी नहीं पूछेगी क्या? नहीं माँ जी, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना है। मैं क्या ऐसा करूँ जिससे बहू को गुस्सा आए और ये मुझसे लड़ाई करे? बिना लड़ाई के मैं बहू को क्या उल्टा सीधा बोलूं जो इसके दिल पर लगे? उमा अपना रिक्शा लेकर निकल जाती है। कड़कती धूप में वो रिक्शा चलाकर पैसे कमाती है। लगातार मेहनत करने के बाद उसे भूख लग जाती है और वो एक पेड़ के नीचे अपना रिक्शा खड़ा करके खाना खाने के लिए बैठती है। तभी उसे याद आता है कि अपनी बहू के काम करवाने के चक्कर में उसने ना ही खाना बनाया है और ना ही लेकर आई है। तभी उसकी नज़र एक वड़ा पाव के ठेले पर जाती है और वो अपने पर्स से पैसे निकालती है, वड़ा पाव लेने के लिए जाती है। कुछ देर बाद वो खा पीकर फिर से अपने काम पर लग जाती है। शाम होने के बाद वो पैसे कमाकर घर लौट कर आती है तो देखती है उसकी बहू ने सारा काम कर दिया है। उसके पास फिर से लड़ाई की कोई वजह नहीं होती। तभी उसके मन में ख्याल आता है, कल से मैं अपनी बहू को भी रिक्शा चलाने के लिए ले जाया करूंगी। गुस्से में मेरे साथ धूप में चलेगी, तब इसको गुस्सा जरूर आएगा और ये मुझसे लड़ाई करेगी। यहाँ अपने कमरे में महारानी बनकर लेटने से काम नहीं चलेगा। इस उम्र में सास को रिक्शा चलाते देखकर शर्म तो आती नहीं है तुझे, क्योंकि अगर शर्म आती तो तू जरूर बोलती, माँ जी आप घर में बैठिए, मैं रिक्शा चलाने के लिए जाऊंगी। इस घर को चलाना मेरी भी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी, आप घर पे बैठिए, मैं आज रिक्शा चलाने जाऊंगी। मुझे कोई काम कहकर करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए 1-2 दिन तू सिर्फ मेरे साथ चलकर सब देखेगी कि कैसे चलाते हैं रिक्शा। वैसे तुमने रिक्शा चलाना सीखा जरूर था, लेकिन कभी चलाया नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। उमा अपनी बहू को लेकर रिक्शा चलाने के लिए निकल जाती है। उमा अपने साथ साथ अपनी बहू को भी तेज धूप में घुमाती है, लेकिन पूजा पर किसी बात का कोई असर नहीं होता और वो आराम से अपनी सास के साथ घूमती है। उमा को अपनी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर चिंता भी होती थी और घबराहट भी होती थी, तो वो अपनी बहू से बोलती है, अब मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगी, अब तू चला। मैं पीछे बैठूंगी ताकि तुझे भी तो पता चले कि रिक्शा चलाने में कितनी मेहनत लगती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटी तू किसको बचाने को बोल रही है? अरे हम तो उसे जानते भी नहीं हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तू कहना क्या चाहती है? माँ जी उन्हें बचा लीजिए, वो मर जाएंगे। उन्हें ना जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं, वरना वो मर जाएंगी। माँ जी आपको हो क्या गया है? आपका बेटा है वो, आपको दिखाई नहीं दे रहा? उसके सर से कितना खून निकल रहा है। बहू वो मेरा बेटा नहीं है, हमारा बेटा बहुत पहले मर चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तू संभाल अपने आप को बहू। माँ जी ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने उन्हें तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा है। माँ जी ऐसा नहीं हो सकता। एक काम कीजिए, आप मुझे ही मार दीजिए। बहू तुझे देखकर ही तो मैं और तेरे ससुर जी जिंदा हैं। अगर तू भी ऐसा बोलेगी तो हम क्या करेंगे? अपनी सास की बात सुनकर पूजा उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और उस दिन के बाद से वो अपने सास ससुर के कारण अपने पति के गम को किसी के सामने नहीं आने देती। वो धीरे धीरे सभी के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देती है। साथ ही अब अपनी सास के साथ साथ वो खुद भी किराए पर रिक्शा लेकर चलाना शुरू कर देती है और दोनों सास बहू मिलकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक सुधार देती हैं। साथ ही आसपास की औरतों के लिए उदाहरण भी बन जाती हैं। रजो एक छोटे से गांव में अपनी बहू बेटे के साथ रहा करती थी, जहां उसका बेटा खेती बाड़ी करता तो वहीं दूसरी तरफ रज्जो की बहू भी अपने पति की पूरी मदद किया करती और घर को भी संभालती थी।
एक समय रज्जो का बेटा अनिल खेत में काम कर रहा था और वहीं पर रज्जो भी बैठी होती है। इतनी देर हो गई है लेकिन अब तक माया खाना लेकर नहीं आई है। ला ही रही होगी खाना, रास्ते में कोई मिल गया होगा तो बतियाने में लग गई होगी। रज्जो और अनिल बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ माया हाथ में थैला लिए आती है और थैले में से प्याज, मिर्च और रोटी निकालती है। बस प्याज, रोटी और मिर्च? अरे तुझसे कहा तो था ना बहू कि कोई तरकारी भी बना दियो। तूने तरकारी नहीं बनाई क्या? अब हम किससे ये रोटी खाएंगे? माँ जी, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे रोज में आपके लिए कुछ अलग बनाती थी और रोज भी बस आलू या करेला ही तो बनाती थी ना। और इतने दिन हो गए मैंने मिर्ची प्याज की रोटी नहीं खाई, तो सोचा आज मैं अपने साथ साथ सबको भी मिर्च प्याज की रोटी ही खिलाऊं। अब तक खाने में मिर्च डाल डाल कर खाने को तीखा कर रही थी। तेरा उससे मन नहीं भरा क्या जब सीधा मिर्च ही ले आई खाने के लिए? अरे माया, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना कम तीखा खाता हूँ। तुम मेरे लिए जो भी खाना लेकर के आती हो मैं उसमें से कितना सा ही खाता हूँ, और आज तुम यहाँ पर मेरे सामने ये हरी मिर्च लेकर आ गई हो, वो भी इतनी बड़ी। अरे भाई, मैं इसे कैसे खाऊंगा? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे बिहारी हो। अरे बिहारी तो तीखा ही खाते हैं, लेकिन आप हो कि तीखा खाते तक नहीं हो। थोड़ा तो खा लिया करो। हाँ, हम बिहारी कम तीखा खाते हैं, तभी तो हमारे घर में तीखा खाने वाली बहू आ गई जो खुद तो तीखा खाती ही है, लेकिन तेरी वजह से हर रोज सुबह हमको हल्के होने में परेशानी होती है। आदत बनाओ माँ जी, एक ही तो जिंदगी है जिसमें से भी आपके 50 साल तो निकल गए। अब बचे कुछ सालों में मिर्च मसाला जी भर कर खाओ, परलोक में ये सब नहीं मिलने वाला। जिस हिसाब से तू तीखा खाती है ना, मेरी परलोक जाने की बारी आए ना आए, लेकिन तेरी जरूर आएगी। और बहू, परलोक में तो ये सब मिलता भी नहीं है खाने को। माया सबकी मना करने के बाद भी प्याज, मिर्च, रोटी खाती है और बाकी सबको भी खिलाती है। माया का तीखा खाना भले ही माया को परेशान ना करे, लेकिन उसकी ये आदत माया की सास को बहुत परेशान करती है। कुछ दिनों बाद रज्जो को दस्त लग जाते हैं। अरे बहू, ओ बहू, मेरा पेट खराब हो गया है, जरा मेरे लिए पतले से खिचड़ी बना दे। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। माया अपनी सास के लिए पतली सी खिचड़ी बनाने लगती है, लेकिन माया उस खिचड़ी में भी बहुत सारी लाल मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर बाद जब खिचड़ी बन जाती है तो माया अपनी सास को, जो कि बाहर चारपाई पर बैठी हुई थी, वहाँ खिचड़ी लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी पतली सी खिचड़ी। बहू, मैंने तुझे खिचड़ी बोली थी बनाने को, इसमें ये लाल लाल क्या है? बहुत अच्छी बनाई है मैंने खिचड़ी, आप खा कर तो देखो, अच्छी लगेगी आपको भी। मैंने सोचा आपकी तबीयत खराब है तो कुछ ऐसा बना दूं जो आपको अच्छा भी लगे और आपकी सेहत के लिए भी सही हो। ठीक है, ला दे दे। रज्जू जैसे ही खिचड़ी खाती है तो उसे इतनी ज्यादा मिर्च लगती है कि वो खिचड़ी वहीं थूक देती है। बहू, ये क्या है? तुझे अकल नहीं है कि जब किसी इंसान को दस्त लगे होते हैं तो उसे तला हुआ, मसालेदार और खासकर मिर्च वाला खाना नहीं देना चाहिए। माँ जी मुझे पता है, और आपने तो खुद बोला था ना कि मेरे लिए पतली सी खिचड़ी बना दे। अब जब मैंने आपके लिए पतली सी खिचड़ी बना दी है तो आप भी कमी निकाल रही हो इसमें। बहू, तूने मेरी बात इतनी ही ध्यान से सुनी थी? तुझे ये भी सुनना चाहिए था ना कि मैं कहती थी कि बहू मिर्च वाला खाना मत बना या मिर्च मत रख, तब तो तूने कभी नहीं सुनी मेरी बात। माँ जी, अब जो बन गया है वही खा लो ना। खिचड़ी है, हल्की सी लाल मिर्च डालने से ये खिचड़ी अपना रूप तो बदल नहीं लेगी ना। कोई बात नहीं, खा लो आप। तू ही खाई मिर्च वाली खिचड़ी, पूरी तैयारी में रहती है कि अपनी सास को परलोक ही भेज दे। रज्जो अपनी बहू की बनाई हुई खिचड़ी नहीं खाती। कुछ दिनों बाद रज्जो की बहन उमा आती है। अरे छोटी, तू इतनी पतली क्यों लग रही है? घर में बहू के आते ही सास मोटी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बहू के आने के बाद सास और ज्यादा पतली हो गई। कुछ नहीं, वो क्या है ना, कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, बस इसीलिए कमजोर लग रही हूँ, वरना बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। बहू के हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इतना अच्छा खाना बनाती है? जरा बुला तो अपनी बहू को। रुको दीदी, अभी बुलाती हूँ। माया, ओ माया, कहाँ मर गई? बाहर तो आ। माया बाहर आती है और वो खूब सारी बातें करते हैं। उसी शाम माया और उमा दोनों बाजार गए होते हैं। तभी उमा की नजर एक पानी पूरी वाले पर पड़ती है। अरे माया बहू, वो देखना पानी पूरी वाला, चल चलकर पानी पूरी खाते हैं। हाँ मौसी जी चलिए, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैंने पानी पूरी नहीं खाई। माया और उमा दोनों पानी पूरी खाने चले जाते हैं। दोनों पानी पूरी खा रहे होते हैं, लेकिन वो पानी पूरी माया को तीखी ही नहीं लगती। अरे भैया, आप क्या शहद वाली पानी पूरी खिला रहे हो?
जरा तीखी पानी पूरी बनाओ जिसे खाकर मजा भी आए। ये क्या लप्पू सी पानी पूरी खा के मजा आवे है? अरे बहू ठीक तो है, और कितनी तीखी चाहिए तुझे? मौसी जी, इसे आप तीखा कह भी कैसे सकती हो? ये तो कुछ है भी नहीं। अब मेरे हाथ का खाना खा के देखो, आप भी बोलोगे कि वाह क्या खाना बनाया है। बाप रे, इस पानी पूरी में कितनी मिर्च है। वही तो मैं कहूँ कि आखिर मेरी बहन इतनी पतली क्यों है। अरे बहू, मेरी बहन और तेरी सास इतनी मिर्ची नहीं खाती। मौसी जी, आपको नहीं पता, लेकिन अब तो माँ जी को भी तीखा खाने की आदत हो गई है। आखिर बहू जो तीखा खाने वाली मिली है उन्हें। बहू मिली ही क्यों उसे ऐसी? इससे अच्छा तो होता उसे बहू ही नहीं मिलती, वो ज्यादा सही होता। अरे मौसी जी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो माँ जी की? मैं हूँ ना उनकी बहू, मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आप घर चलो, आपको भी इतनी मस्त तीखा खाना खिलाऊंगी ना कि आप अपने घर का रास्ता ही भूल जाओगी। माया की बात सुनकर उमा शाम का खाना खाए बिना ही अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद रज्जो और माया धूप में बैठे होते हैं। तभी रज्जो की पड़ोसन सरिता अपनी छत पर लाल मिर्च सुखा रही होती है। अरे सरिता, इतनी सारी लाल मिर्च किस लिए? चांद पर जाने का मन है क्या तेरा? पता ही है रज्जो तुझे तो कि मैं कितना तीखा खाती हूँ। अब घर में कोई दूसरा तीखा खाने वाला है ही नहीं, बस इसीलिए इतनी ही मिर्ची सुखा रही हूँ। चल झूठी, तू तीखा भले ही खाती होगी, लेकिन मेरी बहू से ज्यादा तीखा तो कोई भी नहीं खा सकता है। गलतफहमी निकाल दे अपने दिमाग से रज्जो। मुझसे ज्यादा तीखा सच में कोई नहीं खा सकता। और अगर तुझे यकीन ना हो तो बुला ले अपने बहू को मेरे सामने। अपनी बहू को तीखा खाने का चैलेंज तो मैं नहीं दे सकती थी, लेकिन यहाँ जब सरिता सामने से बोल रही है तो क्यों ना अपनी बहू को सबक सिखाया जाए। रज्जो सरिता की बात सुन के अपनी बहू और सरिता के बीच में तीखा खाने का मुकाबला करवा देती है, जिसमें रज्जो जानबूझकर बहुत सारी तीखी चीजें अपनी बहू को खिला रही होती है। इतना सारा तीखा खाने की वजह से माया का पूरा मुंह जलने लगता है। अरे माँ जी, आपकी बहू तीखा खाने वाली जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं इतना तीखा खा सकती हूँ। अरे बाकी इंसानों की तरह मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं नहीं खा रही इतना तीखा। बहुत ज्यादा बात मत करो और जल्दी जल्दी खाओ। सरिता को बताना भी तो है कि मेरी बहू ही तीखा खाने वाली है, कहीं तो फायदा हो तेरा तीखा खाने से। बस करो माँ जी, आपने एक बार में ही इतना ज्यादा तीखा खिला दिया है कि अब मैं दोबारा मिर्च या तीखा कुछ भी खाना नहीं खाऊंगी। माया इतना कहकर रसोई में जाती है और शहद खाने लगती है। हद से ज्यादा तीखा खाने की वजह से अब माया तीखा खाना ही छोड़ देती है। बिहार के पटना जिले में सरपंच के चुनाव के दिन चल रहे थे। सभी गली मोहल्ले में सरपंच के चुनाव का प्रचार हो रहा था। हमारा सरपंच कैसा हो, बोला सिंह जैसा हो। आपकी गली मोहल्ले में जो भी कमियां है उसको हम पूरा करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप सभी की गली में पानी होगा, बराबर बिजली आएंगी। बस आप सभी अपना कीमती वोट भोला सिंह को ही दे। अरे कुछ नहीं करते हैं आप सरपंच लोग। पिछले 4 साल से ये नाली का पानी हमारे गली में बह रहा है। इसकी वजह से ना जाने कितनी बीमारियां पनपती हैं। पर आप सरपंच लोगों को का कुछ परवाह तो है नहीं। काहे कि तुम सबको अपने एसी वाले कमरा में आराम से सोना होता है। जिसको दिक्कत झेलनी पड़त है उनको पता होगा ना। आप सभी की नाराजगी बिल्कुल ही जायज है, लेकिन आप एक बार और विश्वास करके देखिए और भोला सिंह को ही वोट दीजिए। अरे हमारा वोट है, हम देखेंगे कि किसको देना है किसको नहीं। बस हम यही चाहते हैं कि आप सभी का प्यार और सत्कार हमें ऐसे ही मिलता रहे। भोला सिंह के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो वहीं गांव में सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और गांव वालों को पता चलता है कि इस बार कोई नई पार्टी सरपंच के चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये हम का सुन रहे हैं, इस बार सरपंच के चुनाव में कोनो नया पार्टी हिस्सा ले रहा है। हम भी सुने हैं काकी कि कोनो नया पार्टी आया है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक और जीप आती है और इस बार उस जीप में आदमी के साथ औरतें भी थी और पोस्टर भी अलग था। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप कौन हैं? कहीं आप भी तो सरपंच के चुनाव की भीख मांगने तो नहीं आई हैं? देखिए, वोट देना ना देना तो आप सभी के ऊपर है, और हम तो ये कहेंगे कि आपका जहां जिसको वोट देने का मन हो आप उसको वोट देना। हम आपको बताने आए हैं कि इस सरपंच के चुनाव में हमारा नया पार्टी है। अगर आप लोग अपना सपोर्ट दे देते तो हमको बहुत अच्छा लगता, काहे कि हमारा परिवार भी एक समय पर गरीब और एक गंदगी झेला है,
पर कुछ समय बाद हमारे बाबा ने सरपंच के चुनाव में हिस्सा लेने का सोचा। हम आप लोग के जैसे ही हैं। देखो बिटिया, हम तुमको वोट तो दे देंगे, पर हम कैसे विश्वास करें कि तुम हमारे घर के आगे पानी इकट्ठा नहीं होने दोगी। काकी बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी। आखिर हम लोग आपका विश्वास कैसे करें? अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम फ्रॉड हैं, तो हम कल से ही ई मोहल्ले का काम शुरू करवा देंगे। अगर तुम काम करवाई और हम तुमको वोट ना ही दिए तो तुम क्या करोगी? देखिए आंटी जी, विश्वास पर तो दुनिया कायम है, और अगर आप हमें वोट ना ही देंगे ना तो कोई बात नहीं, हम किसी के लिए कुछ करेंगे। हमारे लिए तो ई बहुत बड़ी बात है। कभी न कभी तो भगवान हमको हमारे अच्छे कर्मों का फल देगा ही ना। अच्छा, हम चलते हैं, धन्यवाद। गीता अब वहाँ से चली जाती है तो वहीं गांव के लोगों को गीता काफी भाती। गीता भी अगले दिन से ही गांव की सड़कों पर काम शुरू करवा देती है। साथ ही वो नालियाँ भी बनवाने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और उनके मन में अब खाली गीता और गीता ही समा गई थी। समय गुजरता है और समय के साथ नाली और सड़कें भी बन चुकी थी। चुनाव का समय भी आ रहा था। अगले 2 दिन बाद चुनाव था। हर जगह चुनाव की तैयारियां चल रही थी। देखते ही देखते 2 दिन भी बीत जाते हैं और चुनाव शुरू हो जाते हैं। गांव के सभी लोग गीता के बाबा को ही वोट देते हैं, जिस कारण गीता के बाबा सरपंच के चुनाव को जीत जाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं इस चुनाव में नया भागीदार था, लेकिन आप लोगों ने मुझे जिताकर मुझ पे बहुत मेहरबानी की है। अरे सरपंच जी, मेहरबानी हमारी नहीं, आपकी लड़की की है। हमारे घर के आगे इतनी गंदगी थी, जब वो आई तो गंदगी को साफ करवाई। ये तो हमारा काम है भैया। खैर, आज हमारे बाबा जीते हैं, तो इस खुशी में हम आप सभी को हमारे घर शाही दावत के लिए बुलाते हैं। आप सभी शाम को हमारे घर जरूर आना। पर बिटिया, हमने तुम्हारा घर कहाँ देखा है? ज्यादा दूर नहीं है काकी, इस गांव के नुक्कड़ पर ही हमारा घर है। सफेद रंग का सबसे बड़ा घर है। जो दिखेगा ना, समझ जाइएगा वो घर हमारा ही होगा। गीता अपने बाबा के साथ सभी गांव वालों के आगे हाथ जोड़ती है और उन गांव वालों से विदा लेकर चली जाती है। शाम को अब सभी गांव वाले अपने सरपंच के घर शाही दावत खाने के लिए जाते हैं। सरपंच का इतना बड़ा घर देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस सरपंच जी का घर कितना बड़ा और सुंदर है ना? हाँ काकी, आप तो सही कह रही हैं। ये तो सच्ची में बहुत बड़ा घर है और मस्त भी है बहुत। जहाँ सभी सरपंच के घर के बाहर आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं एक गार्ड आता है और वो गांव वालों को ऐसे घर निहारते हुए देखकर उन्हें फटकार लगाते हुए कहता है, तुम लोग कौन हो बे, जो सरपंच जी के घर के बाहर इस तरह से नजर गड़ाए खड़े हो? हमको सरपंच जी की बेटी गीता जी ने बुलाया है यहाँ पर, और तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, समझे? क्या बकवास कर रहे हो? भला मैडम तुम सबको काहे बुलाएगी? चलो भागो यहाँ से। वैसे भी यहाँ पर अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अरे, उन्होंने हमें यहाँ पर उनकी शाही दावत के लिए बुलाया है। आज उनके घर में शाही दावत है ना? क्या तुम सभी लोगों को शाही दावत के लिए बुलाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? गार्ड सभी से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर गीता आती है और अपनी गार्ड की बात का जवाब देती है। इन्हें अंदर आने दीजिए काका, उन्हें हम नहीं बुलाया है, काहे कि ये चुनाव हम इन गांव वालों के चलते ही जीते हैं। पर बिटिया, अभी सरपंच जी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है ना? हाँ, होने वाला था, पर वो रात में होगा। दिन में हमने इनके लिए शाही दावत रखवाई है। गीता की बात सुनकर गार्ड उन सभी को घर के अंदर आने देता है। अब सभी गांव वाले सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर बाहर से जितना सुंदर था, उतना ही सुंदर वो अंदर से भी था। ये घर कितना बड़ा है। अरे, ऐसा घर तो हम सिर्फ टीवी में देखे हैं। आप सभी बैठ जाइए, आप सभी के लिए खाना लगवाती हूँ मैं। काकी, हम बैठे कहाँ पर? मतलब यहाँ तो फर्श भी उतना साफ है कि हम लोग यहाँ पर बिस्तर लगा के सो भी सकते हैं। अरे, सोना बाद में, और ई सोचो कि हम यहाँ बैठे कहाँ। अरे, सोचना का है, फर्श इतनी साफ है, बैठ जाओ यहीं पर। सभी आपसी सहमति से अब फर्श पर वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में गीता आती है और उन्हें फर्श पर बैठा देखकर उन सभी से कहती है, अरे अरे, आप लोग इस तरह फर्श पर क्यों बैठे हो? मैंने आप लोगों को बैठने के लिए कहा था, पर ये नहीं कहा था कि यहाँ नीचे बैठ जाओ। अरे बिटिया, हमको पता ही नहीं था कि हम बैठे कहाँ। कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ आइए।
सभी लोग बैठकर अब खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ के सारे नौकर अपने हाथों में खाने के बर्तन लेकर आते हैं और एक एक करके सभी को खाना परोसते हैं। खाना परोसने के बाद वो सभी एक साइड खड़े हो जाते हैं, तो वहीं गांव के सभी लोग बस खाने की शक्ल ही देखते रहते हैं। बहन, इसको खाया कैसे जाता है? हमको क्या मालूम, हम तो ये शाही खाना पहली बार देख रहे हैं। हमका तो ये खाना खावत भी नहीं आवत। सभी गांव वाले आपस में खुसफुसा रहे होते हैं और उन्हें इस तरह बात करता हुआ देखकर गीता समझ जाती है कि उन्हें ये शाही दावत खाना नहीं आ रहा है। आप सभी मेरी तरफ देखिए, मैं आपको खाना खाना सिखाती हूँ। गीता का इतना प्यारा नेचर देखकर सभी को बहुत अच्छा लगता है और गीता को काफी आशीर्वाद देते हैं लोग। सरपंच की शाही दावत खाकर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। साथ ही सभी गांव वाले गीता की बहुत तारीफ भी करते हैं। गांव में नया सरपंच आने से सारी सुविधाएं आने लगती हैं और गांव खुशी खुशी रहने लगता है।